नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। सीएम मनोहर लाल ने कोविड समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है, जहां सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि 1 जनवरी से भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक जगहों पर एंट्री के लिए लोगों को दोनों वैक्सीन की डोज लगवाना अनिवार्य है। इसके साथ ही जानकारी देते हुए बताया कि ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सरकार रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक आवागमन प्रतिबंध पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि इस बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। और खबर चंडीगढ़ से है, जहां प्रदेश स्तर पर चल रहे अमृत महोत्सव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीते शुक्रवार को एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में उन्होंने हरियाणा में व्यापार स्तर पर जनभागीदारी सुनिश्चित करने और अधिक से अधिक गतिविधियां आयोजित करने की बात कही है। इस खास बैठक में उन्होंने ये भी कहा है कि अमृत महोत्सव कार्यक्रम प्रदेश स्तर पर 15 अगस्त 2023 तक आयोजित किए जाएंगे और आगे ये कार्यक्रम भारत विजन 2047 की तर्ज पर हरियाणा विजन 2047 के अनुरूप आयोजित किए जाएं। कोरोना महामारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन ने धीरे धीरे पैर पसारना शुरू कर दिया है। पानीपत में ओमिक्रॉन के 2 मरीज आए थे जो कि ठीक हो गए थे, लेकिन अमेरिका से आया एक और व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती और दिखाई। ओमिक्रॉन के सैंपल लेकर दिल्ली लैब में जांच के लिए भेज दिए गए। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि सभी लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। कि एक पेशेंट है, वो यूएस से ट्रैवल करके आए हैं पानीपत में, पॉजिटिव आया उनका रिजल्ट। उसको सिम्टम हुई थी, तभी उन्होंने टेस्ट कराया फीवर की और खांसी जुकाम है। अभी माइल्ड सिम्टम्स है, ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है। उसको हम हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे हैं और उसका सैंपल हम जीनोमिक सर्वेलेंस के लिए देंगे। तो पानीपत में 2 एनआरआई कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बताया जा रहा है कि अमेरिका से आया एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और यही वजह है कि अब यहां वैक्सीन लगवाने पर जोर दिया जा रहा है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी लोग कोरोना की अपने दोनों डोज जरूर लें, ताकि ओमिक्रॉन का ये जो वेरिएंट है कोरोना का नया, इसका खतरा कम से कम हो पाए। वहीं रोहतक के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश सिंह हुड्डा ने शिरकत की, जहां उन्होंने पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव प्रचार को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए पार्टी जो भी निर्णय लेगी उसका पालन करेंगे और इसके साथ ही भूपेश सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा। कहा कि 7 साल की सबसे विफल सरकार है। भूपेश सिंह हुड्डा ने एचपीएससी घोटाले में सीबीआई जांच की मांग की है और सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार सीबीआई जांच न कराकर किसी को संरक्षण दे रही है। वो तो अपनी कमजोरी छिपाने के लिए वो ये जो है नॉन परफॉर्मिंग सरकार है, इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। 7 साल में जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय प्रति निवेश नंबर 1 था 2014 में, आज कहाँ है? तो जिस ना कानून व्यवस्था संभल रही है, इनसे रोज कत्ल हो रहे हैं, कहीं कुछ कार्रवाई किसी किस्म कोई विकास नहीं हो रहा। कहीं रोहतक में आप देख रहे हैं कोई विकास होता दिख रहा है आपका? जिस शहर में जाओ वहाँ कोई विकास होता दिखता है? तो विफल सरकार है, देखा आपने।
इतना बड़ा भारी भ्रष्टाचार, HPSC में करोड़ों रुपया पकड़ा गया और हम मांग कर रहे हैं हाईकोर्ट की जज की सुपरविजन में CBI की जांच करवाई जाए। ये सरकार ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की है। फरीदाबाद में सेक्टर 16 के किसान भवन में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने मुख्य वक्ता के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर विपुल गोयल ने कहा है कि हमारी पार्टी देश में मौजूद राजनीतिक पार्टियों में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और हमारा संगठन देश का सबसे बड़ा संगठन है। साथ ही कहा कि दुनिया के 8 देशों की आबादी से भी ज्यादा बीजेपी के सदस्यों की संख्या है। वहीं विपुल गोयल ने CM मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व की सराहना की है और प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ सहित प्रदेश संगठन मंत्री रविंद्र राजू का कार्यक्रम में आमंत्रित करने पर धन्यवाद किया। आपको बता दें कि इस मौके पर प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा, राजबाला अध्यक्ष, विधायक सीमा त्रिखा सहित अन्य सभी मोर्चा के अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ ही सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शिरकत की, वो भी यहां मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के लिए चुनाव लड़ती है। विचारधारा अगर बूथ से चलेगी, नीचे से चलेगी, गांव से, ग्रामीण के घर से चलेगी, तभी देश की संसद तक पहुंचेगी। तो इसलिए इन चुनावों को भी उतना ही महत्व है जितना लोकसभा चुनाव का महत्व है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी को, माननीय रविंद्र राजू जी को। पिछले महीने हमारी बैठक गुड़गांव के अंदर हुई और पूरे अगले 3 महीने के कार्यक्रम उसमें निश्चित हुए। तो 2 दिन की जो कार्यशाला और उससे पहले भी जितने कार्यक्रम हैं, कल भी हम सुशासन दिवस के रूप में माननीय अटल बिहारी जी का, वाजपेयी जी का जन्मदिन मनाएंगे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन के लिए भी बहुत बड़ी योजना। सत्ता के लिए चुनाव नहीं लड़ते। अंबाला में चल रहे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जोनल यूथ फेस्टिवल में दूसरे दिन शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिरकत की, जहां शिक्षा मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मंच से जमकर सरकार की ओर से तैयार की गई नई शिक्षा नीति का गुणगान किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने पश्चिमी सभ्यता पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि अब नया साल आ रहा है, हमारी रीति रिवाजों के मुताबिक ही ये सब होना चाहिए, लेकिन अभी अंग्रेजी का नया साल आ रहा है और इस मौके पर सभी शराब पीकर पंगे करेंगे, लेकिन जब हिंदू नववर्ष होगा तब सभी प्रसाद बनाएंगे और देवी देवताओं से समृद्धि की मांग करेंगे। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि निजी स्कूलों को 134A के तहत बच्चों को दाखिला देना ही पड़ेगा। तो 134A पे नहीं, एडमिशन तो देने ही होंगे। देखिए, कोर्ट का आदेश है और सरकार का आदेश है तो सभी स्कूलों को मानना ही है वो। और आज उस पर हमने बैठक भी रख रखी, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठक लेंगे, उसमें हम कुछ नहीं लिखेंगे। वहीं चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव के मतदान के दौरान सेक्टर 35 की प्रत्याशी और आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने ईवीएम मशीन में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए कहा है कि सीधे तौर पर यहां बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए आप। में है और 35 सेक्टर वोटिंग बूथ पर, पोलिंग बूथ पर एक ईवीएम में गड़बड़ी का जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं और इस समय प्रत्याशी जो हैं वो हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से। तो मैडम ये जानना चाहते हैं कि क्या प्रॉब्लम आपको, क्या कह रही थी ईवीएम में, क्या गड़बड़ी? देखो, सुबह मॉर्निंग में ईवीएम में ना बटन काम नहीं कर रहा था बिल्कुल। सुबह मॉर्निंग कितने बजे? करीब 12:30 बजे। तो आपने इसकी मतलब सूचना नहीं दी आरोप? सूचना दी थी इसकी, लेकिन उन्होंने कोई नहीं लिया एक्शन। फिर उसके बाद प्रेस करके सैनिटाइजर डाल के तब जाके फिर वो चलाया गया। मतलब उसको कोरोना हो गया सैनिटाइजर डालना? कोरोना तो नहीं हुआ, बीजेपी की बीमारी हो गई थी। तो अभी सारा दिन हुआ है? सारा दिन नहीं, उसके बाद इसकी हुई है, इस रूम की, फर्स्ट रूम की। अच्छा। तो वो करीब आधा घंटा एक वेस्ट गया। उसके बाद फिर दोबारा 2-4 वोट डली, फिर प्रॉब्लम आई। तो उसके बाद ऑफिसर आ गए, फिर टाइम हो गया। तो बीजेपी का राजी गुंडों का राज।
तो अभी कितने प्रतिशत वोट हुई है यहाँ पर? देखो मुझे लग रहा है कि 60 से 65। नहीं, अभी इन्होंने पोलिंग एजेंट से या जिनकी ड्यूटी है उन्होंने बताया नहीं कि कितने % वोटिंग हुई? हाँ वही 60 के करीब। 60 के करीब। और आपको लग रहा है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी हो सकती है? देखो गड़बड़ वैसे तो मैं चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा वोटिंग से जीत मेरी ये कंफर्म है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रेमलता। आप पार्टी से? आम आदमी पार्टी से प्रेमलता, और जिन्होंने अपनी जीत सुनिश्चित कर दी है। और गड़बड़ी का आरोप जो है आपने देखा कि किस प्रकार से वो लगाते हुए, और आरोप जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है। और सुबह 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ईवीएम मशीन बार बार रुक करके चलती रही। अब ये देखना होगा कि चुनाव आयोग इसमें क्या हस्तक्षेप करता है। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं। शिक्षा विभाग ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड और अन्य शिक्षा बोर्डों के अधीन आने वाले विद्यालयों की 8वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाएं संचालित करने के निर्णय को मंजूरी दे दी है। शैक्षणिक सत्र 2021-22 तक 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। कल ही हमें शिक्षा निदेशालय से पत्र मिला है कि इस बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड सभी बोर्ड जो सीबीएसई से, आईसीएसई से, डीएवी जितने भी बोर्ड से जो भी संबंधित हैं, उन सब बोर्ड के विद्यार्थियों की 8वीं की बोर्ड की परीक्षा ली जानी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय शिक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमारे पर विश्वास जताते हुए ये कार्य हमें दिया है। तो इसमें क्या क्या नियम लागू होंगे सर 8वीं बोर्ड के? जिस प्रकार सामान्यतः 10वीं और 12वीं की परीक्षा होती है, उसी प्रकार 8वीं की भी सामान्यतः 6 विषय होते हैं, उन 6 विषय की परीक्षा होगी। तो कोरोना को देखते हुए क्या प्रोटोकॉल रखा गया है सर इसके अंदर? सब कोरोना की जो प्रक्रिया चल रही हैं और आगे आने वाली हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए और विद्यार्थी का हित और विद्यार्थी का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए बोर्ड सब अहर्ताएं पूरी करते हुए उनकी परीक्षा लेगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी जो 8वीं की परीक्षा लेने जा रहा है, ये एक बहुत ही अच्छी पहल है, सकारात्मक है। ये 8वीं कक्षा में अगर बोर्ड की परीक्षा रहेगी तो इसमें बच्चों की उसमें गुणात्मक सुधार होगा। मेरा नाम आकृति, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। पहले अब की बार 8वीं कक्षा बोर्ड की है, पहले सिर्फ 10वीं और 12वीं बोर्ड की होती थी। इस निर्णय से मैं बहुत खुश हूँ और मेरे सहपाठी भी बहुत खुश है। पलवल के लघु सचिवालय में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने की। इस बैठक में शिकायतों का ब्यौरा लिया गया, जिसमें 16 शिकायतों में से 14 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया गया। अन्य 2 शिकायतों के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। आगे सभी मामलों की उच्च स्तर पर जांच करवाई जाएगी। का जो सीनियर अधिकारी है उससे इंक्वायरी मार्क की हुई है और उसकी इंक्वायरी से भी अगर ये सेटिस्फाई नहीं होंगे तो किसी और दूसरे अधिकारी से करवाएंगे और इसका दूध का दूध, पानी का पानी हम करेंगे, उसके समाधान करेंगे। पलवल श्री राजेश दुग्गल जी के साथ आज की मीटिंग को संचालित करने की अनुमति लें। माननीय उपायुक्त महोदय। भिवानी में 5 पार्षदों ने इस्तीफा देकर अपना गुस्सा जाहिर किया है। जैसे भिवानी में 31 वार्डों में जनसंख्या के हिसाब से 6 सीटें रिजर्व की गई थी, लेकिन इस बार 1 सीट कम कर दी गई। अब 5 में से 1 सीट को रिजर्व से हटाकर जनरल महिला के नाम पर सौंपा गया है, जिसके बाद एससी समाज के लोगों ने सीट के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। भिवानी में अनुसूचित जाति के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि भिवानी में 31 वार्ड है और हमारी जनसंख्या के हिसाब जो हमारा परसेंट है आरक्षण का, उस आधार पे हमें 7 सीटें होनी चाहिए थी। मगर पिछले चुनाव में हमारी 6 सीटें थी, मगर इन्होंने 6 से भी 5 कर दी। तो इससे पूरा अनुसूचित समाज बड़ा रोष में है और इसी रोष से सरकार के विरोध में हम नेहरू पार्क से प्रदर्शन करते हुए। और अब खबर तोशाम से है। प्रदेश में 134 से नियम से अभिभावकों में रोष दिख रहा है। बच्चों का स्कूल में दाखिला न होने पर अभिभावकों ने स्कूल के खिलाफ खंड शिक्षा अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा है।
अभिभावकों के अनुसार दाखिला करवाना उनकी कानूनी अधिकार है और उन्हें इस अधिकार से वंचित किया जा रहा है, जिस पर अभिभावकों ने इन स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जो 134A के तहत बच्चों का एडमिशन होता है, हमारे बच्चों का एडमिशन यदुवंशी स्कूल संत रोशनलाल विद्या मंदिर डाणीमाऊ में हुआ था। वो जो है ना 4-5 दिन से चक्कर कटवा रहे हैं, कभी ये लेके आओ वो लेके आओ। आज क्लियर ही उन्होंने कह दिया कि भाई हम एडमिशन नहीं लेंगे 134A का, किसी भी बच्चे का एडमिशन नहीं लेंगे। तो उसके लिए हम शिकायत करते हैं। तो तोशाम की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर अपने बच्चों के एडमिशन को लेकर छात्र इधर उधर भटकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन 134A के तहत इन छात्रों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। और बहुत सारे जो अभिभावक हैं उनकी शिकायत यह है कि SLC भी वो ले चुके हैं और ऐसे में उनके बच्चों का एडमिशन ना होना उनके भविष्य के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला कुरुक्षेत्र के वार्ड नंबर 3 के नगर पार्षद नरेंद्र शर्मा निंदा के निवास स्थान पर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि आज कोई राजनीतिक बात नहीं होगी। वो नरेंद्र शर्मा के परिवार बुजुर्गों के निधन पर शोक प्रकट करने के लिए आए हैं। परिवार के बुजुर्ग जो होते हैं वो परिवार का साया होता है। नंदी भाई जो हैं, परिवार के बुजुर्ग तो घर का सोना होते हैं, घर का ताड़ा होते हैं। और अब अंतिम यात्रा, हालांकि 95 वर्ष की आयु प्रभु सबको दे, और बड़े स्वस्थ तरीके से अंतिम यात्रा में परिवार के बुजुर्ग गए, पर मैं उसके अंदर परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में शामिल होने के लिए आया था। तो आज कोई और राजनीतिक बात इसलिए नहीं करेंगे और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि पूरे परिवार को ताकत दे। परिवार का बुजुर्ग घर का साया होता है, घर का साया उठने से घर सूना हो जाता है। झज्जर में अंत्योदय मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी शामिल रहे। इस खास मेले का शुभारंभ ADC जगनिवास ने किया। उन्होंने मेले में आने वाले लोगों को सरकार की ओर से लागू स्कीम से अवगत कराया, तो वहीं मेले में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उपायुक्त और आला अधिकारी ओमिक्रॉन वेरिएंट पर जारी निर्देश की धज्जियां उड़ाते नजर आए। उपायुक्त ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर निर्देश भी जारी किए, जिसके बावजूद नियमों की अवहेलना हुई। मेले का जो आज ऑर्गेनाइज करा है, ये सेकंड फेज का जी मेला है और ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट में पहला मेला है सेकंड फेज में जी। इसमें जो एप्लीकेंट पहले आए थे 29 जी और 30 नवंबर को आए थे जी, जिन्होंने आके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे, वो कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ जी आज दोबारा आएंगे और उनको अगर लोन सैंक्शन करने का केस है तो आज उनको लोन सैंक्शन किया जाएगा, या और किसी प्रकार का कहीं कोई बेनिफिट है तो आज उसको यह है कि आज उसको बेनिफिट दिया जाए। मेले का जो आज ऑर्गेनाइज करा है, ये सेकंड फेज का जी मेला है और ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट में पहला मेला है सेकंड। पलवल में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के मेले का आयोजन किया गया। शुक्रवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ, जिसका निरीक्षण हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने किया। इस मेले के मौके पर पलवल ब्लॉक के ऐसे परिवारों को चिन्हित कर बुलाया गया जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है। इन परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इन परिवारों को बैंक के माध्यम से भी ऋण दिया जाए ताकि ऐसे परिवार स्वरोजगार अपनाकर आर्थिक आय अर्जित कर सकें और गरीब व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सके। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, उसके अंतर्गत इस
मेले को यहाँ पर आज पलवल में लगाया गया है, जिसमें कि जो म्यूनसिपल एरियाज के जो गरीब चिन्हित परिवार थे जिनकी आय 1 लाख रुपए सालाना से कम है, उनको यहाँ बुलाया गया है। और सरकार का यही प्रयास है कि जो भी सरकारी स्कीमें चल रही हैं उन स्कीमों से इनको लाभ दिलाया जाए, ताकि इनकी जो आय है उसको कम से कम 1 लाख रुपए से ऊपर ले जाया जा सके। कुरुक्षेत्र के थाने स्तर विधायक सुभाष सुधा ने माता मदानंद की शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। विधायक ने कहा है कि समाज के उत्थान के लिए 13 लाख रुपए की राशि अभी भेजी थी और समाज के काफी सारे विकास कार्य भी करवाए। साथ ही विधायक ने विधानसभा में सड़कों के निर्माण का मुद्दा भी उठाया और करोड़ों रुपए का एस्टीमेट बनाकर सरकार के संज्ञान में भी डाल दिया है। विधायक ने कहा है कि कुरुक्षेत्र की सभी सड़कें जल्द ही चकाचक होंगी। सड़कों के निर्माण में लापरवाही बरतने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाए। वाल्मीकि समाज के द्वारा माता मदन का यहाँ पर क्या वार्षिक उत्सव होता है। आज 8वां उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है, तो बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन है पूरे शहर के अंदर। ये हमारे प्रेरणा के साथ है, हमें हमारी संस्कृति है, हमारे धर्म के प्रति हमें प्रेरणा मिलती है। तो ऐसे कार्यक्रमों में हमारे देश के लोग, हमारी जनता जुड़ी रहती है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं वाल्मीकि समाज का धन्यवाद करता हूँ। पुलिस और पब्लिक के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए मित्र कक्ष का उद्घाटन किया गया। दरअसल आजादी के बाद भी आम नागरिक अपनी शिकायत या अन्य काम के लिए पुलिस थाने में जाने से डरता है और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मित्र कक्ष की शुरुआत की गई। मित्र कक्ष में सारा काम ऑनलाइन पोर्टल हर समय पर किया जाएगा। हर काम के पूरा होने की समय सीमा भी तय की जाएगी। ये थाना बिल्डिंग से अलग हटके थाना परिसर में एक जगह बनाया गया है। यहाँ पर आपको सभी प्रकार की शिकायतों को जो डील करने वाले हमारे कर्मचारी हैं वो आपको, जैसे साइबर, महिला हेल्प डेस्क, ड्यूटी अफसर, सभी एक जगह पे मिलेंगे आपको। ये 24 घंटे 7 दिन हमारा एक्टिवेट रहेगा और इसके अंदर आपका थाने के जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण से कहीं अलग वातावरण जो है, उस तरह की बिल्डिंग बनाई गई है कि जहाँ पर व्यक्ति को, एक परिवादी को एक अलग सा माहौल मिले थाना से। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बड़ी सफलता हासिल की है। नाधा गांव में एक खाद बीज विक्रेता के मकान पर छापा मारकर 141 कट्टे यूरिया के पकड़ने में सफलता हासिल की। यूरिया की किल्लत के कारण किसान दर दर भटक रहे हैं। कृषि विभाग के अधिकारी आपको हम बता दें कि यूरिया की कालाबाजारी को लेकर उनको शिकायतें भी मिल रही थी, जिसके बाद कृषि विभाग के उपमंडल अधिकारी के नेतृत्व में टीम ने नाधा में छापा मारा। कृषि विभाग की टीम ने इस दुकान के रिकॉर्ड की जांच की। दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। गांव नंदा में खाद का मामला था और जो संबंधित खाद का डीलर था उसने जो यूरिया उसके पास आई वो 3 जगह बाइफरकेट कर दी और 141 के लगभग कट्टे उसने घर में छुपा रखे थे। उसी में छापामारी हमारे एसडीओ साहब ने की, जो भी फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर भी हैं, और वहाँ कार्रवाई की, सैंपलिंग भी की और उचित कार्रवाई के लिए आगे की कार्रवाई। और अब खबर पलवल से है, जहां होडल थाना क्षेत्र में 4 दिन पहले पुरानी रंजिश के चलते 23 साल के युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। इस घटना से मृतक के परिवार वालों में मातम पसर गया। पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया है। मुखबिर की सूचना के आधार पर गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी कहीं बाहर जाने की फिराक में था। इसकी जानकारी पुलिस को मिली। पुलिस ने टीम गठित कर मौके पर दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी मृतक से किसी बात को लेकर पुरानी रंजिश चल रही थी, जिसके चलते उसने मृतक की गोली मारकर हत्या की। दिनेश सन ऑफ दौलत राम आरोगढ़ था। इस लड़के का 20 तारीख को मर्डर हुआ था
और इसमें ये राहुल उर्फ सरदार है, सनो महेश, ये गड़ोत्ता का रहने वाला है। तो इसने इसे कट्टे से गोली मारी थी, जिसमें दिनेश नाम के लड़के की मौत हो गई थी। इनकी आपस में काफ़ी दिन से रंजिश चल रही थी। हांसी में नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हांसी पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। जब महिलाओं की तलाशी ली गई तो पुलिस को उनके पास से 17 एटीएम कार्ड और एक कंप्यूटर का बरामद हुआ है। इसके अलावा जांच के दौरान महिलाओं के पास से चिट्टा भी बरामद हुआ। पुलिस ने 2 आरोपी महिलाओं को कोर्ट में पेश कर 2 दिन की रिमांड पर लिया है। गिरफ्तार की गई आरोपी महिलाओं की पहचान रोशनी और नीलम के रूप में हुई है। हाँ, कल शाम को हमारे थाना शहर हांसी की टीम ने, एसआई प्रेम स्वरूप है उसकी टीम ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। एक रोशनी नाम की है और एक नीलम नाम की है, और उनसे चिट्टा बरामद हुआ है। जो रोशनी नाम की महिला है उससे 18 ग्राम 310 मिलीग्राम है, और जो दूसरी नीलम है उससे 7 ग्राम 20 मिलीग्राम चिट्टा बरामद हुआ है, और कुछ उनसे एटीएम भी बरामद। और चलिए बात करते हैं कैथल की, जहां एक शख्स पर जानलेवा हमला हुआ है। आनन फानन में बचाव के लिए शख्स घटनास्थल से भागकर अदालत परिसर में पहुंचा और पुलिस कर्मियों की मदद से अपनी जान को बचाया। आपको बता दें कि पुलिस की मदद से घायल को कैथल के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर घायल का इलाज चल रहा है। हाँ सर, वो आशा फोटो स्टेट में बैठा होगा बंदा, एक 4-5 बंदे आए कैंची के साथ उस पर हमला कर दिया और घबरा करके मेरे पास आया। यहाँ मैं ड्यूटी में था, मैंने उसको यहाँ से रुमाल बांधा और उसके पीछा भी किया, वो भाग गए थे हमारे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।